राधे राधे बच्चों। तो आज से बिजनेस मैथ्स का मेरा आपके साथ में सफर शुरू होता है और इस सफर का डे 1 है, जिसको मैं इस कोशिश के साथ में और इस पॉजिटिव मोटिव के साथ में स्टार्ट करने जा रहा हूं कि इस सब्जेक्ट में, बिजनेस मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर, मैं आपको फुल स्कोर करवाऊं। मेरा ये मोटिव है, हर एक स्टूडेंट इसमें फुल स्कोर करे, अपना 100% स्कोर करे। हाँ, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि सब्जेक्ट ऐसा है कि इसका सिलेबस बड़ा वास्ट है, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस भी इसके अंदर हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि सिर्फ 3 डेज क्लासेस से ही आपके जो है सब कुछ नहीं हो जाएगा, या 3 डेज क्लासेस से ही जो मेरा मोटिव है आपको 100% तक लेकर के जाना, वो फुलफिल नहीं होगा। इसलिए मैं आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी अरेंज करूंगा। 3 डेज क्लासेस जो आपकी चलेंगी, बट सिर्फ 10 ईयर के लिए जब चैप्टर मेरा कंप्लीट होगा, तो उस चैप्टर के लिए, उस यूनिट के 10 ईयर के लिए मैं आपको जो है अलग से टाइमिंग भी अलॉट करूंगा, जिससे कि जो मेरा मोटिव है, जो कि मैं डे 1 ही आपको कह रहा हूं कि मैं आपको यहां पर 100% स्कोर तक लेके जाने की मेरी पूरी इच्छा है। अब बच्चे, सवाल इसमें यह है कि अब मेरे सामने यहां पर 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी, और एक वो स्टूडेंट जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ी। तो सबसे पहले आप सही बच्चे, आपको पता है कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, मैं प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं ऑनर्स की बात कर रहा हूं। अभी आपने सेकंड सेम का एग्जाम दिया और आप अभी सेमेस्टर 3 में आप आए हैं और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो कंपलसरी सब्जेक्ट है बिजनेस मैथ्स। आपके पास में कोई, आपके पास में ऑप्शन नहीं है कि बिजनेस मैथ्स जो है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के पास में बिजनेस मैथ्स का कोई अल्टरनेट ऑप्शन है नहीं। कंपलसरी सब्जेक्ट है बिजनेस मैथ्स, सभी बच्चों के पास में है। तो अब मेरे पास में यहां पर 2 प्रकार का क्राउड है, 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक वो जिनके पास में पहले मैथ्स थी नहीं, और एक वो जिनके पास में पहले मैथ्स थी। तो आइए बच्चे, सबसे पहले जिनके पास में पहले मैथ्स थी, मैं उनसे बात कर लेता हूं। तो बच्चे देखेंगे कि आपने जो इससे पहले मैथ्स किया, चाहे आपने डेरिवेटिव किया या फिर आपने कैलकुलस किया, तो उसके अंदर बेसिक्स रूल्स आप लोगों ने पढ़े और उस रूल्स के थ्रू आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। जबकि अब आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप बिजनेस मैथ्स पढ़ रहे हैं, और नाम से क्लियर है कि बिजनेस मैथ्स मतलब कि आप मैथ्स को इंप्लीमेंट करेंगे बिजनेस के अंदर। तो बेसिकली यहां पर आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप यहां करने जा रहे हैं। तो यहां पर आपको मीनिंग, कॉन्सेप्ट, हर कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में आपको करने की जरूरत है। यह बात बिल्कुल सही है कि आपको इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब बात बिजनेस की चली है तो बात इकोनॉमिक्स की होगी, और इकोनॉमिक्स को और मैथ्स को यूज करके आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स बनता है। और यहां पर आपको बिल्कुल बेफिक्र रहने की जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं एक इकोनॉमिक्स का एजुकेटर भी हूं, मैं इकोनॉमिक्स भी टीच करता हूं, मैं मैथ्स भी 15-16 सालों से पढ़ा रहा हूं आपको। तो दोनों के कॉम्बिनेशन है, जिससे कि मैं आपको बहुत बेटर तरीके से इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इसमें मैथ्स का इंप्लीमेंट करवा सकता हूं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज लेवल नहीं रहने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जिनके इंग्लिश इकोनॉमिक्स में हाथ टाइट है। अगर आप इकोनॉमिक्स में हाथ टाइट है तो कोई बात नहीं, वो मैं ठीक कर दूंगा बच्चे, क्लियर है। तो जिनके पास से पहले मैथ्स से अगर आपको कुछ बेसिक्स रूल्स आते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो वैसा या उस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको यहां पे नए सिरे से सीखने की जरूरत है। और जिन बच्चों के पास में पहले मैथ्स नहीं थी, तो बच्चों आपको भी बिल्कुल नए सिरे से आप सीखने जा रहे हैं, और बिल्कुल मैं सिखाते समय पे इस चीज का कंसीडर करूंगा कि भैया आपने इससे पहले कभी मैथ्स नहीं पढ़ी, क्योंकि जिसने मैथ्स पढ़े भी है वो हो गया, उनको भी काफी टाइम हो गया है, इतने टाइम में वो वैसे ही माइंड से निकल जाता है, उसके बाद उसका इम्प्लीकेशन नहीं बच्चों को मालूम। तो जीरो सबको लेकर के चल रहा हूं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, और सबसे पहले अपने अंदर से ये भावना, ये भाव निकाल दीजिए कि मेरी मैथ्स वीक है, हमने पहले ही 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया था, ताकि हमें मैथ्स आगे नहीं करनी पड़े, फिर से मैथ्स आगे कैसे संभालेंगे। संभालोगे नहीं, बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करोगे, ये मेरी गारंटी है। बट आपको लाइव क्लासेस में जुड़े रहना है, आपको जो जो इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको फॉलो करते रहना, जो पढ़ाऊंगा घर के लिए होमवर्क भी दूंगा, उस होमवर्क को आपको ईमानदारी से करना है, उसमें डाउट आएगा तो उसमें डाउट भी आपको मुझसे पूछना है। ये सारी चीजों को फॉलो करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, इस चीज की मैं आपको लिखित में गारंटी दे देता हूं कि मैं अगर कोई चीज आपको समझाऊं और आपको समझ में ना आए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्लियर है बच्चे? ये बात मैं बड़े जो है विनम्रता के साथ में कह रहा हूं, मां सरस्वती की कृपा से ये बात मैं आपको कह पा रहा हूं कि जो टॉपिक समझाऊंगा उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, उसमें 0.001% भी आपका डाउट नहीं रहने वाला है। क्लियर है बच्चे? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से हम अपना सफर बिजनेस मैथ्स का। और सबसे पहला यूनिट मैं आपके साथ में लेके चल रहा हूं, इस यूनिट का नाम है कैलकुलस। अब बच्चे देखेंगे कैलकुलस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें।
कैलकुलस के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें, रजिस्टर भरे, पेज भरे, करते रहें, लेकिन पहला सवाल तो माइंड में स्टूडेंट के यही आता है कि सर जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका क्या यूज है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं सर, ये कैलकुलस क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, और सबसे पहले आपको समझना भी ये चाहिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हो उसका इंप्लीमेंटेशन क्या है, उसको कैसे आप अप्लाई करोगे। जब तक आपको ये चीज पता नहीं लगेगी, जब तक आपका इंटरेस्ट आएगा नहीं, तो आप आगे उस चीज में अच्छे से बढ़ नहीं सकते हो। तो मैं आज आपको कैलकुलस के बारे में इंट्रोडक्शन में सबसे पहले समझाने वाला हूं कि कैलकुलस का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहां पर और किस तरीके से यूज है एग्जाम्पल के साथ में। सबसे पहले बच्चे मैं बात करूंगा आपका कि कैलकुलस जो है आपके, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है। एक कैलकुलस को डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन, दो पार्ट्स इसमें आपके आ जाते हैं। और इस पूरे यूनिट को कैलकुलस की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो यूनिट आपको पढ़ने को मिलेगा जो बैक टू बैक आप पढ़ने वाले हैं, कैलकुलस 1 और कैलकुलस 2। लेकिन मैं इन सभी बातों पर आऊं उससे पहले आपको समझिए कैलकुलस क्या है। तो बच्चे सबसे पहले कैलकुलस अगर मैं बात करूं कि एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि वो भी कैलकुलस चैप्टर को पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फिजिक्स में इसका यूज है। अब आपको भी पता है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज परफेक्ट रेस्ट में नहीं है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, चाहे वो मून हो, सन हो, सब में क्या है, सब मोशन में, सब चल रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि टाइम के अकॉर्डिंग किसकी पोजीशंस में कितना चेंज आ जाएगा, और इस चीज को अगर हम पहले से प्रिडिक्ट कर लें तो ये बहुत ज्यादा यूज इसका आ जाएगा कि भैया कितने टाइम में किसकी पोजीशंस में कितना चेंज आने वाला है। तो ये फिजिक्स के स्टूडेंट इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये फिजिक्स वाली बात कर रहे हो, साइंस वाली बात कर रहे हो, तो इससे हमारा क्या लेने देना, हम तो बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं, अब तो हमें आगे इतना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है, हमें आगे आगे हमें साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं लेना, साइंस में हमें आगे आगे जाना भी नहीं है, तो हमें क्यों सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि इसका यूज सिर्फ साइंस में ही नहीं है, इसका यूज कॉमर्स में भी है। कॉमर्स में जबरदस्त तरीके से यूज है, बिजनेस के अंदर इसका यूज है। आप कहोगे सर कैसे, कॉमर्स में कैसे यूज है, बिजनेस में कैसे यूज है। तो बच्चे मैं एक एग्जांपल लेके इस चीज को आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा। तो आइए एक एग्जांपल लेता हूं मैं सबसे पहले। देखिए बच्चे, एग्जाम्पल के अंदर मैं आपका एक डिमांड फंक्शन लिख रहा हूं। एक एक बात पहले समझते रहिए, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, बस 2 से 4-5 मिनट दीजिए, सब कुछ क्लियर होगा, बस पहले समय दीजिए मुझे थोड़ा सा। मैं यहां पर एक डिमांड फंक्शन लिख रहा हूं। मेरा क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया पहले कि कैलकुलस का कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए क्या यूज है, इसको कहां पर वो इंप्लीमेंटेशन करेंगे और इसका क्या फायदा है उनके लिए। जब तक आप पहले ये नहीं समझ लेते तब तक मैं इस चैप्टर को आगे लेकर के नहीं जाऊंगा, आगे मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, पहले आप ये समझिए। तो बच्चे इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं डिमांड फंक्शन का। डिमांड फंक्शन में एक लिख रहा हूं, एक डिमांड फंक्शन लाइक Q इक्वल्स टू 500 माइनस 10p। जो बच्चे मैंने एक फंक्शन लिखा, बेसिकली एक फंक्शन में देख रहे हैं आप, ये और ये मैंने दो वेरिएबल लिए, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे आप, वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे आप, वेरिएबल। तो मैंने दो वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल क्या है मेरा, एक वेरिएबल Q है और इसमें एक वेरिएबल क्या है मेरा P है। और आप अच्छे से जानते हैं कि दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कैसे है, आप इस बात को जरा समझिएगा कि अगर मैं प्राइस में चेंज करूंगा तो मेरे क्वांटिटी का रिजल्ट भी चेंज होगा। मैं एक एग्जांपल से इसको भी क्लियर कर लेता हूं बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, मैं यहां पर प्राइस को क्या रख रहा हूं, प्राइस को मैं यहां पे 1 रख रहा हूं, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आएगी, मैं वो देख रहा हूं 500 माइनस 10, और प्राइस की जगह पे मैंने 1 रखा बच्चे, तो 490 मेरी डिमांड आ गई। अगर मैं प्राइस को यहां पे, प्राइस को अगर मैं बच्चे 2 रखता हूं, जरा समझिएगा, तो 2 रख देते हैं, या प्राइस को मैं यहां पर 5 रख देता हूं, कुछ भी रखो, रैंडम आपके ऊपर है, ये नहीं मैं कोई एग्जांपल सेट करके आया हूं, आप कमेंट करके बोल दीजिए क्या रखना है, मैं वो रख देता हूं। ठीक है बच्चे, आप कमेंट कर दीजिए, मैं वो प्राइस रख दूंगा। प्राइस 5 रखा, तो मैं देखता हूं क्वांटिटी कितनी आई। तो यहां पर क्वांटिटी मेरे पास में बेसिकली 500 माइनस 10 और ये 5, तो 50, तो मेरे पास में क्वांटिटी 450 आया। तो आप इस बात को जरा ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे क्या, कि प्राइस मेरा जब 1 है, प्राइस से मेरा 1 है, तो मेरी क्वांटिटी कितनी है, 490 है। जैसे मेरा प्राइस 5 रुपीज हो गया तो मेरी क्वांटिटी कितनी होगी, 450 यूनिट्स। तो बच्चे आपको पता है कि एक इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो
और दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, एक वेरिएबल में चेंज कर रहे हो तो दूसरे का भी रिजल्ट चेंज हो रहा है, एक वेरिएबल में चेंजेस आने से दूसरा वेरिएबल किस तरीके से और क्या रिजल्ट देगा, तो दोनों वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हैं और इनके चेंजेस के रिलेशंस को एक्सप्रेस करने वाले इक्वेशंस को हम फंक्शन कहते हैं। क्लियर है बच्चे? जो मेरे पास में बेसिकली प्राइस में चेंज करने से मेरा क्वांटिटी रिएक्ट करेगा, क्वांटिटी जो मेरा चेंज हो रहा है इसके बीच में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं फंक्शन कह रहा हूं। यहां पर क्यू को आप एज अ डिमांड कंसीडर कर लें, क्यू को यहां पर आप एज अ डिमांड कंसीडर कर लें। क्यू ये आपके डिमांड के लेवल को बताएगा कि भैया कितनी डिमांड है। क्लियर है? और पी आपके यहां पर प्राइस के लेवल को बताएगा। क्लियर है? समझ में आया? मैं एक काम कर रहा हूं, मैं कैलकुलस का मैं डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ले रहा हूं इसका। मैं बेसिकली डेरिवेटिव ले रहा हूं। मैं डेरिवेटिव लेना मैंने आपको सिखाया नहीं है। क्लियर है? मैं जब सिखाऊंगा तब मैं उसके ऊपर रूल्स के ऊपर बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको इसका यूज मैं आपको इकोनॉमिक्स के अंदर दिखा रहा हूं, मैं कॉमर्स में दिखा रहा हूं क्या यह इसका यूज है। तो मैं एक काम कर रहा हूं बच्चे, मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। किसका? इस फंक्शन का, दिस वन। डेरिवेटिव ऑफ किसका? डिमांड फंक्शन का। Q इक्वल्स टू 500 माइनस 10P। क्लियर है बच्चे? तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो डेरिवेटिव ले रहा हूं, डेरिवेटिव को D से रिप्रेजेंट करते हैं। किसका ले रहा हूं मैं? इस Q फंक्शन का ले रहा हूं मैं डेरिवेटिव। क्लियर है बच्चे? क्लियर है बच्चे? और किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूं डेरिवेटिव? P के। अभी मैं समझाऊंगा ये सब क्या है, पहले आप इस बात को जरा समझिएगा। मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, किसका ले रहा हूं मैं? डिमांड फंक्शन का, डेरिवेटिव P का। ये क्या होता है? ये बेसिकली आपके पास में ये बताएगा कि अगर आप जो डिनोमिनेटर में प्राइस है, न्यूमरेटर में डिमांड है, तो ये आपके पास में बेसिकली इस डिमांड के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? इस डिमांड के बारे में बताएगा कि प्राइस में चेंज आने से जो डिनोमिनेटर है उसमें चेंज आने से, डिनोमिनेटर में चेंज आने से डिमांड में, न्यूमरेटर में कितना चेंज आएगा, या डिनोमिनेटर में चेंज आने से ये रेशो है, ये रेशो है। किसी का रेशो है? आपके डिनोमिनेटर में जो चेंज आएगा उसका कितना टाइम्स आपका न्यूमरेटर में चेंज आएगा, ये यही बता रहा है। सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो जो न्यूमरेटर में रहेगा उसमें बेसिकली चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हो। क्लियर है? किसके रिस्पेक्ट में? जो आपके डिनोमिनेटर में है। तो मतलब प्राइस में जब चेंज आपके आएगा तो डिमांड कैसे रिएक्ट करेगा। क्लियर है? मैं यहां पे ये ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो जब मैं डेरिवेटिव इसका लूंगा तो डेरिवेटिव का रूल होता है कांस्टेंट नंबर 0 हो जाता है और आप किसी वेरिएबल का जो कांस्टेंट नंबर है वही रहता है और ये आपका वेरिएबल एनिमेट हो जाता है। तो मेरा रिजल्ट आया -10। मैं भी बताऊंगा ये सब कैसे लेते हैं, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है। फिलहाल जो मैंने अभी रूल अभी आपको बताया नहीं है, तो आप में से जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि सर आपने ये क्या किया और क्यों किया, फिलहाल आप इतने से बात समझिएगा। मैंने डेरिवेटिव लिया जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। अभी मैंने इसका ए भी नहीं सिखाया, सिर्फ मैंने इसका एक डेरिवेटिव लिया। ठीक है? एक वर्ड याद रखो, डेरिवेटिव। बस ये डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या आया? -10 आया। कैसे लिया वो बात किया और सिखाऊंगा मैं आपको। तो डेरिवेटिव मैंने बच्चे में -10 लिया। इसका मतलब यहां पर माइनस इसलिए आया, ये आपके पास में माइनस बता रहा है नेगेटिव रिलेशन, माइनस बता रहा है नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब बच्चे ये हो गया कि प्राइस और डिमांड, प्राइस जिस डायरेक्शन में मूव करेगा डिमांड उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड इसका इंक्रीज होगा। तो माइनस का साइन बता रहा है कि एक वेरिएबल में जिस डायरेक्शन में चेंज आएगा दूसरा वेरिएबल उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेंज आएगा वो भी। और 10 बता रहा है कि एक वेरिएबल में जितना भी चेंज करोगे दूसरे वेरिएबल में उसका 10 टाइम्स चेंज आएगा, दूसरे वेरिएबल में उसका 10 टाइम्स चेंज आएगा। ये भी बता रहा है साथ के साथ। एक वेरिएबल में जितना चेंज करोगे दूसरे वेरिएबल में उसका 10 टाइम्स चेंज आने वाला है। बोलोगे सर ये क्या बात हुई? अब देख लो बच्चे जरा, आइए दिखाते हैं आपको कुछ कमाल की चीज। देखिए आप, अब देखें बच्चे यहां पे कितना चेंज आया प्राइस में। 1 से 5 रुपए कर दिया था तो 4 रुपए का प्राइस में चेंज आया। डिमांड में कितना चेंज आया? डिमांड 490 से लेकर 450 हो गया तो कितना चेंज आया डिमांड में? डिमांड में 40 का चेंज आया। क्या ये 40 आपका जो डिमांड में चेंज आया क्या ये 10 टाइम्स है? क्या ये 40 का, क्या 4 का 10 टाइम्स डिमांड में चेंज आया? क्लियर है बच्चे? बात समझ में आए ना आपको? देख रहे हो, ऑब्जर्व कर आपने। ये तो पहले ही बता रहा था आपको कि भैया आप अपने प्राइस में जितना भी चेंज करेंगे
जितना भी जो चेंज आपका प्राइस में आएगा, वो जो चेंज आप देख रहे हो उसको देखो, और मैं कह रहा हूं कि उसका 10 टाइम्स चेंज डिमांड में आएगा। इसका मतलब बच्चे ये है कि अगर मेरी कोई फर्म है और उस फर्म में प्राइस में कोई चेंज अगर आ गया, तो प्राइस में चेंज आने का अगर मुझे उसका डिमांड फंक्शन पता है, तो मैं बस डेरिवेटिव लूंगा और मुझे पहले से ही मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि मेरे प्राइस में अगर इतना चेंज आया तो मेरे डिमांड में कितना चेंज आएगा, जिसके कारण मैं अपने स्टॉक को मैनेज कर सकता हूं। अब ये बात तो दुनिया को मालूम है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम हो तो डिमांड ज्यादा। अब प्राइस बढ़ गया, अब डिमांड कितना कम करूं मैं? अगर ज्यादा मैं कम कर लूंगा तो कस्टमर मेरे घूम जाएंगे, और ज्यादा कम नहीं कर पाया डिमांड में तो मेरा अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चे एग्जैक्टली मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरा प्राइस ने ऐसे रिस्पॉन्स किया है, मेरे प्राइस ने ऐसे रिएक्ट किया है, तो मेरा डिमांड अब कितना रिस्पॉन्स करेगा, मेरा डिमांड में कितना चेंज आएगा। क्लियर है? उसके लिए तो मुझे मेरे फॉर्म का क्या पता होना चाहिए, डिमांड फंक्शन। फिर मैं क्या कर सकता हूं, उसका डेरिवेटिव लूंगा, डेरिवेटिव से पता लग जाएगा भैया 10 टाइम्स चेंज आएगा। अगर प्राइस, अगर आप जितना कम करोगे उसका 10 से मल्टीप्लाई, प्राइस जितना कम हुआ है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डिमांड उतना बढ़ जाएगा। या प्राइस जितना बढ़ा है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही आपका डिमांड कम हो जाएगा। तो डेरिवेटिव से मैं पहले से प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि अगर एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो दूसरे वेरिएबल में चेंज कितना आएगा। इस प्रिडिक्शन के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। आज के टाइम पे हर चीज के लिए प्रिडिक्शन हो रहा है। अब ये बात तो बच्चे नहीं है ना कि प्राइस में चेंज आ गया, अब डिमांड में चेंज आएगा तभी पता लगेगा भैया कितना चेंज आया। ऐसे तो भैया आप फिर आप स्टार्टिंग से रेडी कैसे रहेंगे, अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग कैसे करेंगे आप? क्लियर है? आप कोई दुकान नहीं चला रहे हैं, आप एक बिजनेस चला रहे हैं। आपको अगर आपका थोड़ा भी अगर आपका एस्टिमेशन गलत हुआ तो आपका लाखों का अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट हो जाएगा, या फिर लाखों की स्टॉक की शॉर्टेज हो गई तो बहुत बड़ी आपकी प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए ना कि मेरा जो है प्राइस में चेंज आएगा, मेरा डिमांड इतने टाइम रेट करेगा। अब आपको पता है प्राइस में कितना चेंज आया, तो आप पहले से रेडी रहेंगे, भाई डिमांड में इतने टाइम चेंज आएगा या इतना चेंज आएगा, उसके हिसाब से आप अपने स्टॉक को मैनेज करेंगे। तो ये मैं -10 कैसे निकाल पाया, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। और आप इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डिप्रिसिएशन में पढ़ेंगे कि मैं कितने यूनिट का प्रोडक्शन करूं जिससे कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो। क्लियर है बच्चे? ये चीज आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो मतलब एक फर्म में पहले से ही आप ये बता सकते हैं कि कितने यूनिट का प्रोडक्शन करें कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, या कितने यूनिट का प्रोडक्शन करें जिससे आपका कॉस्ट मिनिमम हो जाए। और हर फर्म को ये पता होना चाहिए कि भैया कितने यूनिट के प्रोडक्शन पे उसको काम करना चाहिए। क्लियर है बच्चे? अब इन सभी सवालों के जवाब आप पूरे फर्म को चला करके घाटा करवा करके लो। उससे पहले यह है कि स्टार्टिंग में आप अपने कैलकुलस का यूज करो, मैथ्स का यूज करो, और पहले से प्रिडिक्ट कर चुको चीजों के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कॉमर्स में क्या यूज है। आप चाहे मार्जिनल कॉस्ट पढ़े, चाहे आप मार्जिनल रिवेन्यू पढ़े, चाहे आप फर्म इक्विलिब्रियम पढ़े, चाहे आप कॉस्ट को मिनिमाइज करें, चाहे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, इन सब चीजों में डिफरेंशिएशन का यूज होगा। वो आगे आगे एप्लीकेशन आएगा तब तो मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको मैंने यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन बता दिया कि क्या है। तो आपको पहले इंट्रोडक्शन समझ में आया कैलकुलस क्या है। तो कैलकुलस का साइंस बैकग्राउंड बच्चों के लिए भी यूज है कि वो भी जो है चेंजिंग रेट को फाइंड करते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग हर एक जो आपके पास में ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। तो टाइम के अकॉर्डिंग उसका जो है मूविंग रेट क्या है या चेंजिंग रेट क्या है, तो जिससे कि वो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी चेंजिंग पोजीशंस को वो अलोकेट कर पाए। तो साइंस में, फिजिक्स में इसका यूज होता है, बट आपका फिजिक्स से और साइंस से कोई लेने देना नहीं। तो कॉमर्स में कहां यूज होता है, मैंने आपको डिस्कस कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि डेरिवेटिव ले लेने से हमें बहुत कुछ के बारे में पहले से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन सर डेरिवेटिव लेते कैसे हैं, सवाल यह है। तो चलिए मैं आपको पहले आपसे बात करूंगा। आपके पूरे इस कैलकुलस को, पूरे के पूरे कैलकुलस को 2 यूनिट में डिवाइड किया गया है। कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो 2 यूनिट में पढ़ेंगे आप इसको, 2 यूनिट। एक को बेसिक कैलकुलस आप कहते हैं, लाइक ये दो आप देख रहे हो ऊपर के स्टार्टिंग के 2, इसको कैलकुलस 1 भी कहेंगे आप, कैलकुलस 1 कहेंगे फर्स्ट, या इसको बेसिक कैलकुलस भी कहते हैं। इसको जो है बेसिक कैलकुलस भी कहेंगे। और उसके बाद बच्चे आप जो पढ़ेंगे एक कैलकुलस ये भी पढ़ेंगे, इसको हम कैलकुलस 2 कहेंगे, कैलकुलस 2। इसको हम एडवांस
कैलकुलस भी कहते हैं। तो पूरे यूनिट आपके 2 यूनिट है बच्चे, आपको पता है पूरी 5 यूनिट है। एक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, कैलकुलस 1 है, कैलकुलस 2 है आपके पास में, लीनियर प्रोग्रामिंग है 4 यूनिट, और एक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है 5 यूनिट। तो इसमें कि कैलकुलस के ही 2 यूनिट्स हैं। आप कैलकुलस 1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप एक डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। कोई भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा इसको डिफरेंशिएट करो, ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। बट जब तक आपको डिफरेंशिएशन करना आता नहीं है तब तक आप जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यूज नहीं कर पाओगे। तो ये तो आपको मैंडेटरी है, सिखाना ही सिखाना पहले। क्लियर है? उसके बाद आप जो है ये बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट हो जाएगा, और एप्लीकेशन में आप मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, आप जो ये सारी चीज सीखेंगे। उसके बाद आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट मिनिमाइज करने, सब सीखेंगे आप एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके पास में आएगा, जहां पे आप जो है प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न्स टू अ स्केल, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इसके बारे में आपको यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देन आपके लास्ट में एक इंटीग्रेशन होगा और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होगा। अब मैं इंटीग्रेशन की परिभाषा देने के लिए तो अभी नहीं बैठा हूं, जब मैं इंटीग्रेशन टॉपिक पे आऊंगा तब मैं इसका यूज बताऊंगा कि इंटीग्रेशन का यूज क्या है। क्लियर है बच्चे? तब मैं बात करूंगा इंटीग्रेशन का। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कैलकुलस में आते हैं फर्स्ट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आपके क्या डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, इसके रूल्स क्या है। तो एक एक छोटे छोटे रूल बताऊंगा, एग्जांपल के साथ बताऊंगा। इस रूल को पकड़ लेना बच्चे, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बड़े प्रेम से कर सकते हो। इसका मतलब है इफ सी इज अ कांस्टेंट देन डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है बच्चे कि अगर कोई एक फंक्शन आपके पास में ऐसा है, कोई भी एक ऐसा फंक्शन है, लाइक आपके पास में एक y इक्वल्स टू 0 है। क्लियर है? अब मैं इसका डेरिवेटिव, इसका चेंजिंग रेट फाइंड करूंगी, क्या चेंजिंग रेट है। तो अगर मैं y का डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं x लेता हूं, 0 नहीं सॉरी, ये 5 है, एक कांस्टेंट नंबर है। ये क्या है बच्चे? इसी को मैं क्या कह रहा हूं, एक कांस्टेंट कह रहा हूं। तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 होता है। तो ये इसका आंसर है, 0। हमेशा ध्यान रहेगा बच्चे। क्लियर है? ये बात समझ में आपको आई? तो इसमें एक बात तो क्लियर हो गया। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए एग्जांपल नंबर 2, y इक्वल्स टू -25 है। तो बच्चे ये भी एक कांस्टेंट नंबर, ये भी क्या है, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो किसी भी कांस्टेंट का या कोई भी आपके पास में हो, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू, चलिए मैं x ले रहा हूं, ये क्या हो गया, 0। अब ये dy dx क्या है, जिस फंक्शन को जो कि बेसिकली जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है, उसका डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, वो x y z t कुछ भी हो सकता है। तो ये 0 आएगा। आपके पास में कोई भी एक कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेंगे तो डिफरेंशिएशन उसका क्या आएगा, डेरिवेटिव उसका क्या आएगा, 0 आएगा। रूल नंबर 1 समझ में आया? रूल नंबर 2 कहता है इफ n इज एनी रियल नंबर देन दिस। मेरा कहने का मतलब है कि x के ऊपर पावर कोई एक फंक्शन है, लाइक y इक्वल्स टू x रेज टू पावर 5। क्लियर है? तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, y फंक्शन का मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं। किसका? y फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूं। क्लियर है? और किसके रिस्पेक्ट में, जो आपके पास फंक्शन में जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यह है कि y में कितने टाइम्स चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x में चेंज करेंगे तो y कितने टाइम्स रिएक्ट करेगा, इसका मतलब सिंपल सा ये है। तो सॉल्व करेंगे तो ऑलवेज कैसे करेंगे आप, ये जो पावर है ना, पावर को आप नीचे उतार दीजिए भैया, आइए आप उतर जाइए, और ये आपके पास है वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेगा। अब जो आपका पावर है ना, वो पावर में आपका 1 कम हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 5x रेज टू पावर 4, यही इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो बेसिकली क्या कह रहा है ये, अगर x रेज टू पावर n है तो ये n नीचे आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई जाएगा और n में से 1 कम हो जाएगा। तो ये वही बात कर रहा है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, और एग्जांपल लेते हैं। तो हमने एक ही एग्जांपल लिया है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लाइक x रेज टू पावर 5/2, ये ले लिया मैंने, ये y है, y इक्वल्स टू दिस। क्लियर है? समझ में आया? तो मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं किस फंक्शन का, y फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, जो हमारे फंक्शन में जो वेरिएबल उसको उसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि y में कितने टाइम्स चेंज आ जाएगा, अगर हमने x में चेंजेस करा उसके कितने टाइम्स y में चेंज आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? y में कितने टाइम चेंज आ जाएगा, किसके, अगर हमने x में चेंज किया उसका कितना टाइम्स y में चेंज आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो मैं क्या, पावर को उतार लो, 5/2 को बड़े प्यार से उतारो, और x रेज टू पावर जो 5/2 है,
पावर में से एक माइनस कर देना है। तो आगे सॉल्व करते हैं, 5/2 और x रेज टू पावर माइनस करेंगे तो आपको सिंपल कैलकुलेशन आता है 3/2। क्लियर है बच्चे? तो ये बेसिकली इसका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि रूल नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता हूं, रूल नंबर 3 की मैं बात करता हूं। तो रूल नंबर 3, इफ f इज अ डिफरेंशिएशन फंक्शन देन c इज द कांस्टेंट। मतलब किसका मतलब ये है बच्चे कि लाइक y इक्वल्स टू 3x, मतलब कि मैं यहां पर एक आपके पास में जो वेरिएबल है उसके आगे उस वेरिएबल को कोई एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, उस वेरिएबल को एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, ये क्या है, ये एक आपके कांस्टेंट नंबर आपके एक इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसमें क्या बेसिकली करेंगे, लाइक आप डेरिवेटिव लेंगे y फंक्शन का कि y में कितने टाइम्स चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, x में चेंज करने के, x में जो चेंज करोगे तो y में कितने होंगे। दो वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, यहां पे मैंने प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड लिया था, अभी एग्जांपल जब पीछे मैंने एक्सप्लेन करा था प्राइस एंड सप्लाई हो सकता है, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं बच्चे। तो उसको एक वेरिएबल को हम x कंसीडर कर लिया, एक को y कंसीडर कर लिया, तो आगे एप्लीकेशन पे जब आप आएंगे तब आप उसको समझेंगे। डेरिवेटिव लेंगे तो इसका मतलब क्या है बच्चे, जो आपके पास में बेसिकली अगर आप सॉल्व करते हैं तो किसी के ऊपर पावर कुछ हो या ना हो, आप इस चीज को मानते हैं। किसी के ऊपर अगर कुछ भी पावर नहीं है तो आप उसको एक पावर मानते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, ये 1 नीचे उतर जाएगा पावर, और ये तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा 3x। क्लियर है बच्चे? और पावर में से क्या होगा, पावर में से मैंने हमेशा बताया एक माइनस, एक ही फिक्स है, माइनस होगा। तो क्या बचेगा आपके पास में, एक 3 को मल्टीप्लाई करेगा 3 और x की पावर 0, और आपको पता है किसी की भी पावर 0 है। क्लियर है? तो उसका मतलब क्या होता है, उसका रिजल्ट आपका 1 होता है। तो परिणाम कितना आया, 3 आया। और मैं 100 की एक बात कहना चाहता हूं आपसे बच्चे, लाइक y इक्वल्स टू कितना, आपके पास में 3x है ना, तो बस कभी भी आप इसका डेरिवेटिव लें, कभी भी डेरिवेटिव लें आप इसको, तो आपका यहां पर वेरिएबल गायब हो जाता है। अगर वेरिएबल के ऊपर कुछ पावर नहीं, सिर्फ कांस्टेंट नंबर ही आपका आंसर रह जाता है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? कोई डाउट? एग्जाम्पल लेते हो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये मेरा 1 था, एक एग्जाम्पल नंबर मैं 2 ले रहा हूं। लाइक मेरे पास में सवाल ऐसे 2x रेज टू पावर 5, ठीक है। तो मैं अब यहां क्या करूंगा, ये y इक्वल्स टू दिस है, तो मैं डिफरेंशिएशन लूंगा y का, y में कितने टाइम चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इस पावर को नीचे उतारूंगा, जो पावर है ना जब नीचे उतरेगा तो नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। जब पावर नीचे आएगा तो जो नीचे है क्या करेगा, उससे मल्टीप्लाई करेगा। तो ये बेसिकली 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और पावर एक कम हो जाएगा 4। तो डायरेक्ट आपने इसको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। आइए मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे थोड़ा पता मालूम पड़ जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, y इक्वल्स टू 9x रेज टू पावर 3/2। क्लियर है? अब मैं यहां पे डेरिवेटिव ले रहा हूं dy अपॉन dx। मैंने क्या बताया, पावर नीचे उतरेगा, जो नंबर है कांस्टेंट नंबर उसे मल्टीप्लाई तो करेगा, और इनटू x रेज टू पावर 3/2, जो पावर उतरा उसमें से एक घटाना भी पड़ेगा। तो पावर उतर के मल्टीप्लाई करता है कांस्टेंट नंबर को, और पावर में एक कम कर देंगे। वही बात है, मैं रिपीट ही कर रहा हूं, कुछ नया तो बताया नहीं मैंने यहाँ पे। dy अपॉन dx इक्वल्स टू, सॉल्व अगर मैं इसको करता हूं तो नोतिया 27/2 और x की पावर में 1/2। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो आपके पास में बेसिकली क्या रहने वाला है, ये आंसर। अभी तो बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में आपके डाले हैं, वो प्रैक्टिस से बहुत क्वेश्चन डाले हैं जिससे कि आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं एक एक करके, तो उस रूल्स को समझ लीजिएगा, चीजें आपके लिए आगे आसान हो जाएंगी। फिर प्रैक्टिस हम क्वेश्चन से करेंगे। अब बच्चे रूल नंबर 4 बेसिकली लाइक मेरे पास में कुछ ऐसे y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, कुछ मेरे पास में ऐसा फंक्शन है। क्लियर है? तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ y फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं लेने जा रहा हूं, किसका, मैं डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपके इक्वेशन में x वेरिएबल घूम रहा है ना। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस पूरे सबका लेना है डेरिवेटिव, मुझे डेरिवेटिव क्या लेना है, मुझे सबका लेना है डेरिवेटिव बच्चे। क्लियर है? तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो बेसिकली मेरे पास में क्या आने वाला है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, तो पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये क्या है, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। क्लियर है बच्चे? और आप इसका भी डेरिवेटिव लेंगे प्लस 5 का,
और आप इसका भी डेरिवेटिव लेंगे -10 का, सबका डेरिवेटिव लेना चालू करेंगे आप। तो क्या करेंगे बेसिकली आप d/dx किसका डेरिवेटिव लेंगे 2x² का लेंगे, फिर प्लस d/dx किसका डेरिवेटिव लेंगे 5x का भी डेरिवेटिव लेंगे। क्लियर है बच्चे? फिर -d/dx माइनस है तो -10 का डेरिवेटिव लेंगे, मतलब सबका डेरिवेटिव लेंगे कुल मिलाकर के। अच्छा सबका डेरिवेटिव लोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया डेरिवेटिव लेना अब आपको, है ना? क्या अभी मैं डायरेक्ट तरीका ही बताऊंगा, पहले आप चीजों को समझिए कि एक एक करके सबका डेरिवेटिव होगा। तो जब यहां पे इसका डेरिवेटिव होगा तो इसको क्या सिखाया मैंने, ये सेपरेट सेपरेट सबको करें। तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और 2 में से पावर 1 माइनस करेंगे तो पावर 1, एक पावर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जब आपके पास में वेरिएबल के ऊपर पावर कुछ नहीं तो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर ही उसका डेरिवेटिव होता है, दिस वन 5। और आपको बताया था स्टार्ट में कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही आपके पास में क्या हो गया बेसिकली आंसर हो गया। अब सीधा सीधा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, है ना? एक एग्जांपल नंबर मैंने यहाँ पे 1 लिया बच्चे, एग्जांपल नंबर मैं यहाँ पे 2 लेने जा रहा हूँ, ठीक है? लाइक y इक्वल्स टू 10x³ माइनस 5x² माइनस प्लस 2x माइनस 15, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे। तो मैं सिंपल करूंगा dy/dx, ये क्या हो जाएगा बच्चे 30 हो जाएगा, 3 नीचे आएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगा 2 पावर, ये नीचे आएगा माइनस साइन तो भी नीचे करेगा, 10 कर देगा इसको, और पावर में 1 कम करूंगा तो 1 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पावर कुछ भी नहीं है तो ये वेरिएबल एलिमेंट 2 और कांस्टेंट नंबर का 0। तो ये आपके पास में बेसिकली आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको मैंने बेसिक रूल्स बताए मैंने आपको डिफरेंशिएशन के, ये बेसिक रूल्स आपको समझ में आए होंगे। पर आप में से अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, माइनस प्लस एलसीएम लेना नहीं आता है, तो भैया पर्सनली मुझे फोन करेंगे, टीम से नंबर ले लेंगे कि अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो मैं 4 से 5 घंटे की एक अलग क्लास दूंगा जिसमें काटना, सॉल्व करना, प्लस माइनस ये भी सिखा दूंगा मैं आपको इक्वेशन वगैरह। तो उसके लिए आप टीम से अपॉइंट कर करके आप अलग क्लास आप अपना अरेंज करवाएंगे। क्लियर है बच्चे? अगर बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो क्लियर है? तो आपको बेसिकली ये कुछ बेसिक रूल्स पता लगे। अभी तो मैंने यहाँ पे बेसिक रूल बताए, अभी मैंने चेन रूल, क्वोशिएंट रूल के ऊपर बात नहीं करी है, क्योंकि जब मैंने आपको एग्जांपल लेकर के मैं जब आपको समझा रहा था तो आपके मन में एक सवाल खटका कि सर आपने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे कर दिया। यही डाउट आया था ना बच्चे आपको कि आपने इसका डिफरेंशिएशन कैसे कर लिया। तो मैंने क्यू फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा था विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, क्योंकि इक्वेशन प्राइस था। इसका मतलब ये था कि मेरे प्राइस में अगर चेंज आ गया तो उसका कितना टाइम, जितना भी चेंज प्राइस में आएगा, जो भी चेंज आएगा, चेंज की बात कर रहा हूं, जो चेंज आएगा प्राइस में उसका कितना टाइम्स चेंज मेरे क्वांटिटी डिमांडेड में आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको मैं कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले 500 कांस्टेंट नंबर है तो ये 0 हो गया, और यहां पे p एलिमेंट की पावर कुछ ही नहीं तो माइनस का 10 हो गया। तो ही तो मैंने कहा था कि माइनस का 10, इसका मतलब ये है कि प्राइस में जितना भी आप चेंज करोगे वो चेंज पकड़ो, उसको 10 से गुणा करो, अब इतना चेंज आपके डिमांड में आएगा। तो अब आपको उस समय ये बात पता नहीं लग पा रही थी कि सर ये चेंजिंग रेट कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, ये विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव की सहायता से आप इस चेंजिंग रेट को फाइंड आउट कर पाते हो। और चेंजिंग रेट कैसे लेते हैं हम? तो चेंजिंग रेट को लेने का एक मैंने सिंपल से सिंपल तरीका आपको क्या बता दिया, कुछ बेसिक से भी रूल्स बताए मैंने, ये कुछ बेसिक रूल्स बताए भी मैंने आपको। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? अब इस बेसिक रूल्स को रिवाइज करना है आपने। क्लियर है? नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस पे अब आपको यहां पे सॉल्व करवाऊंगा, और ये कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा आपको। तो लेकिन बच्चे मैं आपसे क्लियर है? समझ में आ गया आपको? तो अब यहां पर आप देखते हैं कि मैं हर क्लासेस में कुछ ना कुछ चर्चा चलाऊंगा, जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, कुछ नई नई बातें अगर सुनने को मिल जाए 2 से 3 मिनट तो उसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। आप देखेंगे जो सामने आपके सामने स्क्रीन पे मैं जिस स्टूडेंट को आपको दिखा रहा हूं, प्रशांत इनका नाम है। ये इस समय जो है डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑडिटर की पोस्ट पर है, मतलब कि हिसाब किताब चेक करते हैं। आप ऑडिट पढ़ते हैं, कॉमर्स के बच्चे तो पढ़ेंगे आप। तो ये एक ऑडिटर है। ऑडिटर का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से होता है ना कि जो बाकी लोग हिसाब किताब दे करके भेजते हैं सरकारी के पास, सरकार रेड मार के चेक करती है कि भैया इसका हिसाब किताब सही बना रखा है, कोई घपला कर रहा है। मतलब कि सीए का बॉस बोल दो, सिंपल सी वे में मैं अगर बोलूं तो सीए का बॉस। तो सीए का बॉस बनने में सीए में जितनी मेहनत लगती है उसका 5% मेहनत लगती है।
सीए का बॉस बन सकता है इंसान, बस अवेयरनेस नहीं ना आपके पास में। तो ये एक ऑडिटर की पोस्ट पर है। इनकी कुछ कहानी इंस्पायर करने वाली है आज। मैं इसलिए इनकी कहानी लेकर के आया हूं क्योंकि इनके पास में भी 11th-12th में मैथ्स नहीं थी। क्यों नहीं थी? 10th में इनके मार्क्स 40 के अराउंड कुछ मार्क्स आए थे। गवर्नमेंट स्कूल से हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा है, तो गवर्नमेंट स्कूल में कुछ जो है क्राइटेरिया रहता है कि भैया इतने परसेंट कम से कम सब्जेक्ट में मार्क्स होने चाहिए, 60% तो होने चाहिए मैथ्स में, तभी तो हम आगे 11th में मैथ्स देंगे आपको, नहीं तो आगे रिजल्ट खराब होगा। तो इनको मैथ्स फिर नहीं दी गई, इनको मैथ्स फिर मिले नहीं। क्यों? 10th में बहुत कम मार्क्स थे, तो जाहिर सी बात है फिर कहीं ना कहीं मैथ्स में अच्छे से परफॉर्म नहीं करते होंगे, मैथ्स में इनको दिक्कत थी। उसके बाद फिर जब ये एसएससी सीजीएल का बैच जब इन्होंने मेरे पास में ज्वाइन किया, उसके बाद इन्होंने सीजीएल का एग्जाम दिया, तो उसके अंदर मैथ्स में इस बच्चे के प्री 50 मार्क्स का मैथ्स होता है, उसमें 50 में से 50 स्कोर करा, 50 में से 50, 100% स्कोर। फिर मेंस हुआ, 90 मार्क्स का उसमें मैथ्स आता है, 90 में से 90 स्कोर किया बच्चे ने। अब आप देख लीजिएगा कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करें। पहले शायद आपके मार्क्स इसलिए नहीं आए कि पहले आपने ध्यान नहीं दिया होगा, या पहले मार्क्स इसलिए नहीं आए कि जहां पे आप पढ़े वो सही से आपको समझा नहीं पाए। ये दो ही कारण हो सकता है, लेकिन आप मंद बुद्धि हैं, आप स्लो हैं, ये कारण कतई ही नहीं है। ये मैं सिरे से खारिज करता हूं। क्लियर है बच्चे? तो ये एक सीजन में लगा हुआ है। तो अब आप कहेंगे सर ये पोस्ट क्या है? तो इस पोस्ट के बारे में आपको ये कहूंगा कि शिक्षा धाम पे आपके पास में एसएससी सीजीएल का जो है बैचेस भी कल से लॉन्च हो गया है, कल से स्टार्ट है। कल फर्स्ट क्लास इसकी है एसएससी सीजीएल की। इसकी प्रिपरेशन में 1 साल का ड्यूरेशन लगता है। तो आप जैसे बच्चे जो ग्रेजुएट हो गए, आप वो एग्जाम देना चाह रहे हैं कि 2 महीना पेपर है इसका, तो हर साल पेपर होता है, वो पेपर नहीं दे भी देंगे तो पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 2 महीने में तैयारी कैसे हो जाएगी 1 साल की। तो बच्चे जब अंडर ग्रेजुएट होते हैं तभी इसकी तैयारी करते हैं। क्लियर है? और यही जो सिलेबस आपका एसएससी सीजीएल का है, यही सिलेबस आपका बैंक में काम आता है, यही सेम सिलेबस आपका कैट के अंदर भी काम आता है। ये बात सच है बच्चे। क्लियर है? तो इसलिए अगर आप में से अभी तक जो इस बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो वो अच्छे से कर सकते हैं। अब सवाल ये कि शिक्षा धाम पे ही क्यों? क्योंकि शिक्षा धाम पे आपको, इस पे मैं ही पढ़ा रहा हूं आपको। लेकिन ये एक बड़ा कारण है कि 15 साल से मैं इस चीज को पढ़ा रहा हूं आपको। काफी सिलेक्शंस इसमें ऑलरेडी बच्चे को जो है दिए जा चुके, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा है, और क्या चीज 100 में से 100% स्कोर कर दिया। क्लियर है बच्चे? उसके बाद दूसरा कारण यह है कि जो सारे 20 से 25 कंसेप्ट को टाइप वाइज क्लासिफाइड कर करके मैंने अपने पीडीएफ में अरेंज करा है, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल के मैंने क्वेश्चंस को उसमें लिए हैं एक चैप्टर करवाने में, जिससे कि उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और गारंटेड है ये चीजें, जो मेरा पीडीएफ मटेरियल है, 15 साल से पढ़ा रहा हूं, जो मेरा पीडीएफ मटेरियल है, उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन मैथ्स का बाहर नहीं आएगा। जो टाइप बना दिया, जो कंसेप्ट बना दिया, उसी से आएगा। ये सब कारण है कि आपको शिक्षा धाम के प्लेटफॉर्म पे ही, अगर आपके मन में ऐसी भावना है कि आप ज्वाइन करें, तो आप ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। नहीं तो आप 2 जगह पे आप क्लासेस लेके देखिए, फिर मेरी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। कैलकुलस में, जैसे कि मैं आपको बात बता रहा था आपको कि कैलकुलस के अंदर अगर आप देखते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लासेस में जो अभी मैंने रूल्स बताए, इस रूल्स को रिवाइज कर लीजिए। आज फर्स्ट क्लास था, रूल्स के बाद में नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे आप, तो नेक्स्ट क्लासेस में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा इन रूल्स के ऊपर, जो रूल्स बताए हैं। फिर जो रूल्स मैंने बताए हैं उस रूल्स के ऊपर मैं खुद प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर घर से करने के लिए आपको दूंगा मैं क्वेश्चन, आप घर से करके लाओ उसको। क्लियर है? और उसके बाद घर से जब आप करेंगे तो उसके आंसर किए आप मैच करोगे, उसको होमवर्क मिलेगा। बिना होमवर्क के गणित कैसे हो जाएगी बच्चे? समझ में आए ना आपको? क्लियर है? तो ऑनलाइन क्लास तो ले रहे हो, लेकिन पूरा स्वाद आपको ऑफलाइन वाला दूंगा। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।